है, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। 2 अगस्त को अपने इस अहम दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग बता दें कि 2200 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें बुनियादी ढांचा, शहरी विकास, पर्यटन और स्वास्थ्य और परिवहन से जुड़ी तमाम योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही बता दें कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और नगर निगम सभी मोर्चे पर सक्रिय हैं। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है और इसके साथ ही सड़कों की मरम्मत और सजावट और साफ सफाई से लेकर स्वागत समारोह तक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और तमाम परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साफ सफाई से लेकर बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और तैयारियों का अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। बड़ी खबर है, जहां भारत ने छोड़ा F-35 खरीद प्लान। इसके साथ ही ट्रंप टैरिफ के बाद भारत पीछे, अमेरिका को भारत का 2 टूक जवाब मिला है। और इसके साथ ही बता दें कि F-35 डील से भारत का यू टर्न, भारत नहीं खरीदेगा अमेरिकी फाइटर। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि टैरिफ के बाद अब बड़ा रुख देखने को मिला है। इसके साथ ही अब भारत बता दें कि नहीं खरीदेगा अमेरिकी फाइटर्स। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि भारत ने छोड़ा F-35 खरीद प्लान और इसके साथ ही बता दें कि टैरिफ के बाद अब बड़ा रुख और इसके साथ ही बदलाव देखने को मिला है, जहां अमेरिका को भारत का 2 टूक जवाब देखने को मिला। जहां बता दें कि भारत अब नहीं खरीदेगा अमेरिकी फाइटर्स। हरियाणा में उधम सिंह बता दें कि शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की आर्थिक पीड़ा को समझते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 2025 की रबी फसल में मौसम और अन्य कारणों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बता दें कि किसानों को रुपए का मुआवजा दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों की चिंता सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी आपदा की स्थिति में राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है, जिससे उनको कोई भी परेशानी ना हो। मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में संचालित की जाएगी ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए अभियान दिल्ली को कूड़े से आजादी के तहत आईएसबीटी कश्मीरी गेट स्थित महिला एवं बाल विकास कार्यालय में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने जमीनी हालात का जायजा लिया और इसके साथ ही कार्यालय की बदहाल स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की व्यवस्था सुधारने का दम भरने वाली पिछली सरकारों ने ऐसे अहम कार्यालयों की कमी बता दें कि कभी भी सुध नहीं ली है। यह मेरा और पहला दौरा था और मैं विभाग की दुर्दशा देखकर हैरान हूं। उन्होंने जनता की नहीं, सिर्फ अपना शीशमहल बनाने की फुर्सत नहीं थी। हूं कि मैं बता नहीं सकती कि इन ऑफिसेस की जो दिल्ली की व्यवस्था सुधारने का दमखम भरते हैं, पिछली सरकारों का हाल देखते हुए मैं ये इन हालत में यदि हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं वो किसी का क्या भला करेंगे। ये पानी टपक रहा है यहाँ से, ये यहाँ पे अफसर की कुर्सी भी है, ये हालत है पढ़ी लिखी सरकार के। इसकी ये इस तरह का ये सारा फर्नीचर दिया जाता है जिसपे ये लोग बैठ के काम करेंगे। कहाँ पे क्या टपक रहा है, क्या हो रहा है। ये बिल्डिंग जिसमें कि 2021 में आग भी लग गई थी, उसके बावजूद भी यदि ये बिल्डिंगें साफ नहीं हुई, ठीक नहीं हुई, रिपेयर नहीं हुई, तो क्या इन अधिकारियों को हमने जान खोने के लिए यहाँ पे छोड़ रखा है। मैं हैरान हूँ
मेरा यहाँ पहली बार आना हुआ है, परंतु ऐसी इम्पोर्टेंट कमेटीज, ऐसे इम्पोर्टेंट विभाग की ये हालत दुर्दशा देख करके, जहाँ कागज रखने के लिए अलमारी नहीं, बैठने के लिए कुर्सी नहीं, ऊपर पंखा, इतनी बुरी स्थिति में कब सर पे गिर जाए ये पता नहीं। राजस्थान के जिले के पावन तीर्थ स्थल रामदेवरा से एक बार फिर सेवा, श्रद्धा और चिकित्सा का संगम शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेत्र कुंभ 2025 का उद्घाटन किया है। 31 जुलाई से शुरू हुआ यह भव्य चिकित्सा शिविर 2 सितंबर तक चलेगा, जिसमें हजारों नेत्र रोगियों की जांच और इलाज किया जाएगा। राज्य सरकार बता दें कि सेवाभावी संस्थानों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सहभागिता से यह आयोजन प्रदेश भर में आने वाले मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। और इस शिविर में बता दें कि मोतियाबिंद जैसे ऑपरेशनों से लेकर चश्मा वितरण और नेत्र जांच की तमाम आधुनिक सुविधाएं निःशुल्क मुहैया कराई जाएंगी। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विकास योजनाओं की रफ्तार को और तेज करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 7 विभागों की 32 अहम योजनाओं को लेकर बता दें कि प्रस्तुतिकरण हुआ, जिनमें बुनियादी ढांचे, जल संसाधन, शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधुनिक क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं शामिल थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य की जनता को योजनाओं का लाभ समय पर और प्रभावी ढंग से मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्पष्ट सरकार की प्राथमिकता योजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता और समयबद्धता है। इसके साथ ही बैठक के दौरान प्रत्येक योजना की प्रगति और बजट उपयोग और इसके साथ ही समाधान के उपायों पर भी चर्चा की गई। रांची से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन और पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR की प्रक्रिया पर विपक्षी इंडिया गठबंधन को आपत्ति और झारखंड सरकार भी इसका विरोध करती है। झारखंड के मानसून सत्र आहूत को लेकर के सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्य मौजूद हुए और कई विषय चर्चा में आई और इसमें SIR को लेकर के जो बिहार में चल रहा है चुनाव के पहले, उसको लेकर के भी चर्चा हुई कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग वर्तमान केंद्र सरकार कर रही है और इसका इन लोगों ने खेद जताया और आप देखते होंगे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी चुनाव आयोग के इस निर्णय को लेकर के इसके विरोध में खड़ा है। सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए उनके मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। मिड डे मील योजना में कार्यरत रसोइयों का मानदेय बता दें कि अब बढ़ाकर और इसके साथ ही प्रतिमाह कर दिया गया है। यह उन हजारों रसोइयों के लिए राहत लेकर आया है जो सालों से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही बता दें कि माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में तैनात रात्रि परियों का मानदेय भी 5,000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे उनकी सेवाओं का अब सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हो सके।
बता दें कि पटना से ये खबर है, जहां शिक्षा विभाग कर्मियों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है और इसके साथ ही रसोइयों का मानदेय अब दुगना होगा। और बता दें कि अब मानदेय बढ़ा दिया गया है। बिहार सरकार ने वेतन का तोहफा दिया है और इसके साथ ही बता दें कि संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ा दिया गया है, जिससे उनका सम्मान, और इसके साथ ही बता दें कि सम्मान को बढ़ाया गया है। पटना से ही खबर है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने बता दें कि मुंगेली जिले में बीते साल सिर्फ 0.5 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति की बात कही थी। अरुण साव ने बता दें कि स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बघेल ने 5 साल तक सिर्फ भ्रम फैलाकर सरकार चलाई और आज भी इन्हीं बातों से राजनीति कर रहे हैं। देखिए, उनको ठीक से बताया नहीं गया। जिन्होंने आरटीआई से जानकारी ली, जानकारी में प्रशासनिक प्रक्रिया का ध्यान रखा नहीं। ईएनसी ने कितने स्वीकृति किए काम, कितने का ईएनसी का पावर है नॉन बजटेड काम में अधिकतम 50 लाख की। इमरजेंसी में कोई काम हो तो ईएनसी स्वीकृत करते हैं। बाकी काम की स्वीकृति तो राज्य शासन से होती है, वित्त मंत्रालय से होती है बजटेड काम, और वो ध्यान रहा नहीं और सीधे चला है। कांग्रेस के तो राजनीति का हिस्सा रहा है भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो, और वही फिर से हुआ है। भूपेश बघेल जी ने लगातार 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया, लूटने का काम, झूठ बोलने का काम और ठगने का काम लगातार ये उनका 5 साल का कार्यकाल। अभी फिर एक झूठ बोला है उन्होंने। जानकारी कुछ मांग रहे हैं, प्रस्तुत कुछ ढंग से कर रहे हैं। ईएनसी से मांगा जा रहा है कि आपके कार्यालय से कितने के कार्य की स्वीकृति हुई। अब ईएनसी क्या जानकारी देंगे उनके कार्यालय में, उनके अधिकार क्षेत्र में जो स्वीकृति का पावर है। नॉन बजटेड काम में 50 लाख तक के काम स्वीकृत करने का अधिकार प्रमुख अभियंता को है। दिल्ली में वाइस एडमिरल संजय वात्सव ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख को बता दें कि रूप में अपना कार्यभार संभाला है। अपने कार्यभार के पहले ही दिन उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसके साथ ही संजय भारतीय नौसेना के एक अनुभवी अधिकारी हैं और उनके पास सामरिक योजना और ऑपरेशनल कमांड और समुद्री सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण अनुभव हैं। उनके नेतृत्व से नौसेना की रणनीतिक क्षमता को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि देश की समृद्धि सीमाओं की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और वीरों के बलिदान से प्रेरणा लेकर वे नई जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
जमीनी स्तर पर गति देने के लिए राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से जनप्रतिनिधि खुद मैदान में उतरे हैं। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश उपाध्याय ने साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित बता दें कि मार्केट में सफाई अभियान चलाया। दोनों नेताओं ने खुद हाथ में झाड़ू थामकर क्षेत्र में सफाई की और दुकानदारों और स्थानीय लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान के तहत मेयर और भाजपा नेता ने नगर निगम कर्मचारियों की पीठ थपथपाई और कहा कि सफाई कर्मियों की मेहनत तभी रंग लाएगी जब आम नागरिक भी जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बता दें कि बांध के पास देर रात हुए भूस्खलन ने चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की रफ्तार को रोक दिया है। एसपी ने जानकारी दी है कि पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ से मलबा सड़क पे आ गया है, जिससे हाईवे पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं। जेसीबी और भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। हालांकि भारी बारिश के चलते राहत कार्य में दिक्कत आ रही है और प्रशासन ने यात्रियों से फिलहाल वैकल्पिक मार्ग अपनाने और सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। लखनऊ से लेकर गुरुग्राम, देहरादून और जम्मू कश्मीर के भद्रा से तक बारिश ने जनजीवन पर असर डाला है। कहीं जलभराव तो कहीं तेज बारिश ने लोगों को दिन भर परेशान रखा। लखनऊ में तेज बारिश हुई, जिससे बता दें कि अर्जुनगंज सहित कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हुआ है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी भारी बारिश ने शहर की रफ्तार को थाम दिया है। इसके साथ ही बारिश के कारण सोहाना रोड और इसके साथ ही सदर बाजार जैसे इलाकों में पानी भर गया है। कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। नगर निगम की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। देहरादून में आज सुबह से ही बादल छाए रहे और दोपहर के बाद तेज बारिश हुई। शहर के राजपुर रोड, घंटाघर और इसके साथ ही आईएसबीटी इलाकों में रुक रुक कर तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। हालांकि निचले इलाकों में जलभराव की आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के इलाके में भी बारिश का असर देखा गया है और पर्वतीय इलाका होने की वजह से हल्की बारिश ने भी ठंडक बढ़ा दी है और पर्यटक स्थलों पर रौनक लौट आई है। स्थानीय लोगों ने भी बारिश की राहत की और इसके साथ ही बता दें कि बारिश होने के बाद राहत की सांस ली है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं मालेगांव के भिकू चौक की उस दर्दनाक घटना के बारे में जो 29 सितंबर 2008 को हुई थी। उस दिन एक 2 पहिया वाहन में हुए बम विस्फोट में 6 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और 101 लोग घायल हुए थे। जहां मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। बरी किए गए आरोपी में पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित अन्य लोग भी शामिल हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। यह फैसला लंबी जांच और सुनवाई के बाद आया है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मालेगांव 2008 बम धमाके के मामले में आज अहम फैसला आया। इस केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। साथ ही फैसले में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर देने का आदेश भी दिया गया। देखिए, हिंदू कभी भी आतंकवादी हो सकता नहीं, इसके ऊपर आज फिर एक बार स्टैंप लग गया है। हाँ, हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बढ़ाने के लिए कभी किसी धर्म को कभी चोट पहुंचा नहीं सकता, किसी का धर्मांतर कर नहीं सकता। जो लव जिहाद, लैंड जिहाद करने वाले लोग हैं, उनमें और हिंदू समाज के लोगों में कितना बड़ा फर्क है। आज ये केस के माध्यम से फिर एक बार उसके ऊपर
स्टैंप लग गया है। इसलिए हमारे हिंदू समाज की बदनामी करने वाले जो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो कभी कभी कोई हिंदू भी होते हैं, क्योंकि भगवा दहशतवाद, सैफ्रॉन टेररिज्म जिन्होंने कहा है, उसमें तो हिंदू भी कोई लोग हैं। तो इन्होंने, इनका भी मुंह काला हो गया है। इन्होंने हिंदू समाज की माफी मांगनी चाहिए। भर खुले चौक में, नाके में इनको खड़ा करके हिंदू समाज को बोलना चाहिए अभी इनको सजा दो। अब समझते हैं मालेगांव में 2008 में क्या हुआ था। 29 सितंबर को मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। धमाके में 100 लोगों से अधिक घायल हो गए थे। ये हादसा रमजान के पवित्र महीने और नवरात्रि से ठीक पहले हुआ था। इसके बाद करीब 1 दशक तक लंबा मुकदमा चला, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 223 गवाहों से पूछताछ की, लेकिन इनमें से 34 गवाह अपने बयानों से पलट गए। ये केस काफी विवादित और जटिल रहा। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते ने की थी। हालांकि 2011 में जांच NIA को सौंप दी गई। 2016 में NIA ने अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कई अन्य आरोपियों को बरी करते हुए एक आरोप पत्र दाखिल किया। घटना के लगभग 17 साल बाद आए इस फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। हाँ, फैसला हमने देखा, बहुत आश्चर्यजनक है और ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। इंसाफ की बाट जो रही हैं वो आत्माएं, वो रूहें जो इस जघन्य आतंकवादी घटना में मारी गई थी। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार ने कहीं ना कहीं से NIA ने पैरवी को कमजोर किया, जिसका परिणाम इस फैसले की शक्ल में आया। न्याय नहीं हुआ है। मुझे यकीन है कि NIA बिना किसी सरकारी दबाव के ऊंची अदालत में जाएगी और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने का काम करेगी। तभी शायद उन मृत आत्माओं की रूहों को सुकून मिलेगा। ये केस एंटी टेररिज्म स्क्वाड को सौंप दिया गया था। ATS ने दावा किया कि अभिनव भारत नामक संगठन 2003 से एक संगठित अपराध गिरोह की तरह काम कर रहा था। ATS ने अपनी चार्जशीट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी को दोषी ठहराया। हालांकि आज सभी को बरी कर दिया गया। ATS ने दावा किया कि धमाके वाली जगह पर मिली मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर नकली था और उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिटा दिया गया था। मिटाए गए नंबरों की मरम्मत के लिए मोटरसाइकिल को नासिक में मौजूद फॉरेंसिक लैब में भी भेजा गया था। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। आपके रिकॉल के लिए हम बताना चाहते हैं कि उसमें कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसको फंसाया गया, उसके घर से RDS निकला था। मालेगांव धमाके की जांच की कमान जब ATS ने संभाली तो सबसे पहला बड़ा आरोप साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर लगा। ATS ने दावा किया कि धमाके में इस्तेमाल हुए मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर उर्फ साध्वी पूर्ण चेतनंद गिरी के नाम पर थी। इसी आधार पर 23 अक्टूबर 2008 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने कहा कि प्रज्ञा से हुई पूछताछ के बाद ही अन्य आरोपियों तक पहुंच बन सकी। जांच के दौरान संदिग्धों के फोन कॉल इंटरसेप्ट किए गए, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय के बीच हुई बातचीत भी शामिल थी। इसके बाद 28 अक्टूबर को उपाध्याय और समीर कुलकर्णी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 14 नवंबर 2008 तक इस मामले में कुल 11 गिरफ्तारियां हो चुकी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।
नमस्कार दोस्तों, आज बात